ओके 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 ओके। क्या दिक्कत आ रही थी आपको ट्रेड करते वक्त? मतलब ये देखा मैंने कि आपको मतलब मिनट जो कर आप दिया था। चार्ट्स वगैरह देख रहे हो उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है ना अब आपको? एक बार उस पे जा सकते हो ट्रेडिंग वे पे, फिर मैं आपको उसको बता सकता हूँ। चलो चलो चलो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट मुझे बता देना। ये सर्विस होगी। हम्म, यहाँ पे बताओ क्या दिक्कत आ रही है, जस्ट वन सेकेंड वन सेकेंड। जैसे बोलो क्या दिक्कत आ रही थी यहाँ पे? जैसे नीचे दिख रहा है ना, ये 130, 2, 230, थ्री, हम्म। ये वाला टाइम पे है। जैसे मैंने इसको छोटा करा ना, तो ये टाइम कम हो गया। देखो मतलब ऐसे कर रहे हो तो कम हो रहा है ना, ऐसे जूम कर रहे हो तो बढ़ रहा है। देखो ये एक्चुअल में क्या है बताइएगा, ये टाइम लाइन है। ये जो है ना वो टाइम लाइन है। ये जो आपको दिख रही है ना ये टाइम लाइन है। ये ना, ये क्या हाँ, होता है? टाइम लाइन, ये तो टाइम लाइन। टाइम बता रहा है। हाँ, इसका मीनिंग क्या है? ये देखो, ये अगर ऐसे जूम करोगे ना तो दूर जाएगा, ऐसे नजदीक करोगे तो नजदीक आएगा। ये जो है वो टाइम लाइन है। ये आपको बताता है मार्केट कौन से वक्त कहाँ पे है। ये देखो ये देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखेगा आपको। ये देखो ये सारे टाइम्स दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे 2:30, हाँ, यहाँ पे 2:30 है, 3:35 है, 2:40 है, 2:45 है, 2:50 है, 2:55 है, 3 है, 3:05 है, 3:10, 3:15, 3:25, 3:25। तो इसमें गैप कितना रखना है इसमें? देखो ये जो है ना वो गैप नहीं है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आपको बता रहा है यहाँ पे मार्केट, ये जो कैंडल है वो कितने बजे बनी हुई है। इसको आपको यही देखना है, जस्ट इसमें कुछ आपको गैप नहीं रखना होता इसमें। ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल कितने बजे बनी है ये देखने के लिए जस्ट ये टाइम होता है बस। इसमें गैप नहीं रखना आपको कुछ भी, इसको किस तरीके से भी देख सकते हो आप। इस इससे कुछ भी मैटर नहीं करता, ये जो है ना ये जस्ट आपको टाइम बताने के लिए है। यहाँ पे जस्ट आपको टाइम दिखता है। ये यहाँ पे जो कैंडल बनी है इसके ऊपर ये कितने बजे बनी है, ये कैंडल कितने बजे बनी है, ये कैंडल कितने बजे बनी है। मान लो अभी देखो यहाँ पे इसका यूज क्या है आपको बताता हूँ। मान लो ये कैंडल है कौन सी? ये कैंडल है ब्लैक रेड कलर की। तो मुझे इसका टाइम फाइंड करना है कि ये कैंडल कितने बजे बनी है मार्केट में। तो मैं इसे नीचे आऊंगा और देखूंगा यहाँ पे कितने बजे है, 2:52, 2:52। तो ये 2:52 को कैंडल बनी हुई है। जस्ट सिंपल इतना ही है, यहाँ पे यही देखना होता है आपको। ठीक है, और जो टाइम फ्रेम होती है ना वो देखो यहाँ पे है। ये जो है वो टाइम फ्रेम है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब, 1 मिनट मतलब ये जो एक कैंडल बन रही है वो 1 मिनट में बन रही है। 1 मिनट पे बन रही है। राइट 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 राइट। और उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे 5 मिनट है, 15 मिनट है, 30 मिनट है। अलग अलग टाइम फ्रेम कैंडल्स, ये है टाइम हाँ, तो फ्रेम है। वो कैंडल उसी टाइम पे बनेगी। हाँ, तो ये जो कैंडल है वो आपको देखनी है। तो ये कैंडल जो है वो 30 मिनट्स की, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे 30 मिनट लगाया है। तो हमें जो ये कैंडल दिख रही है वो कितने मिनट की है? 30 मिनट की। यहाँ पे कैंडल दिख रही है 30 मिनट की, हर एक कैंडल 30 मिनट्स की है। हर एक कैंडल कितने मिनट की है? 30 मिनट्स की। ठीक है, तो जस्ट आपको यहाँ पे ये पता चलता है कि कैंडल कितने मिनट्स की है। और ये जो है इसके बाजू में, ये जो है ये टाइम है। ये जो है वो टाइम है। ये 28 ऑफ कौन सा मंथ है, अक्टूबर है शायद। ये 28 ऑफ अक्टूबर की 30 मिनट की कैंडल है। ठीक है, मार्केट जब ओपन हुआ था मतलब 9:15 की होगी। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद की ये क्या होगी, कैंडल होगी। ठीक है, ये 28 ऑफ अक्टूबर और 29। अभी ये 30 मिनट की मान लो अभी 9:15 को मार्केट ओपन होता है और क्लोज होता है 3:35 को। मतलब अप्रोक्स कितने टाइम मार्केट ओपन होता है? अप्रोक्स 6 आवर्स। तो 6 आवर मतलब इसमें 30 मिनट की कितनी कैंडल बनेगी आप बताओ? 30 मिनट की सिर्फ 12 कैंडल बनेगी। तो गिनो आप, यहाँ पे 28 ऑफ अक्टूबर है, यहाँ पे 29 ऑफ अक्टूबर है। तो ये जो कैंडल है इसके और इसके बीच में आपको कितनी कैंडल मिलेगी? 12, बिकॉज मार्केट 6 आवर ओपन होता है और हर एक कैंडल 30 मिनट की है। मतलब हर एक हाँ। आवर में 2 कैंडल बनेगी, 6 आवर में 12 कैंडल बनेगी। तो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, हम्म। वो 13, 14, कैसे 14 आया यहाँ पे 15? हाँ, ये 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल जो है वो 15 मिनट की दिखेगी और लास्ट 15 मिनट की। बिकॉज मार्केट 9:15 को ओपन होता है और 3:15 को क्लोज होता है, तो ये 15-15 हम्म। कैंडल मिलेगी। ठीक है,
क्लियर हुआ अभी सभी को? यस सर। मतलब आपको तो क्लियर हुआ ना? यस सर। अच्छा, अगर कुछ भी डाउट आता है ना ट्रेडिंग में तो कभी भी आप लेक्चर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। समझा? क्लियर हुआ ना आपको अभी, या थैंक फिर यू। कुछ हाँ भी यस सर। डाउट है? नो नो नो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो थैंक अच्छी यू सर। तरीके से बैक टेस्ट वगैरह करना। इफ कुछ भी डाउट हाँ आता है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो लेक्चर, ठीक है? ओके सर। थैंक चलो यू। चलो फिर, बाय बाय साहिल जी। यस सर। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? देखो तो शायद सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होगा। देखो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक चीजें देखी है, जैसे एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है। अभी जो आप ज्वाइन हुए हो वो अभी सोच रहे होंगे कि जस्ट अभी मैं जो बता रहा था वो कैंडल्स वगैरह वो क्या थी। तो हमारे प्रीवियस एक स्टूडेंट है जिनको उसको उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा था, तो हम उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। जस्ट उतना ही था। आप भी सारी चीजों को अंडरस्टैंड करोगे इन फ्यूचर, ठीक है? तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जो कि रहेगा फंडामेंटल एनालिसिस एनालिसिस के ऊपर। आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है? देखो मार्केट में ना दो वेज है प्रॉफिट कमाने के। फर्स्ट है इन्वेस्टिंग, सेकंड है ट्रेडिंग। आप इन्वेस्टमेंट करके भी मार्केट से पैसे अर्न कर सकते हो, सेकंड ट्रेडिंग करके भी मार्केट से पैसे अर्न कर सकते हो। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट, ये दोनों अलग चीज है। देखो ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है पता है किसी को? ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग है, आप किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो। अभी ये पेंसिल है, इसको मैंने बाय किया, इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाने के बाद इसको मैं क्या करूंगा, हायर प्राइस पे सेल करूंगा। सिंपल। और जो भी बीच में प्रॉफिट आ रहा है उसको मैं क्या करूंगा, विड्रॉल करूंगा। सिंपल मीनिंग होता है ट्रेडिंग का, ठीक है? तो इसी को हम स्टॉक मार्केट में किस तरीके से यूज करते हैं। आप किसी भी स्टॉक को लोअर प्राइस पे परचेस करते हो, जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो आप उसको हायर प्राइस पे क्या करते हो, सेल आउट करते हो। बोलो बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? राहुल प्रसाद जी, आपका शायद माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर लेना, ठीक है? चलो, क्लियर। तो सिंपल यही चीजें होती है जो आपको क्या करनी है, देखनी है। तो हम इसमें देखते क्या है फंडामेंटल एनालिसिस में? देखो फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटीज, कंपनी के प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। प्रमोटर्स मतलब कंपनी के ओनर, जिन्होंने शेयर को लोगों में बेचा है। वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो खुद के कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या फिर नहीं, वो अपने खुद के कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं या फिर नहीं, एफआईआईज क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, डीआईआईज क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एफआईआईज और डीआईआईज कौन होते हैं इसके बारे में भी हम समझेंगे। आज के ही लेक्चर में समझेंगे कि एफआईआई डीआईआई कौन होते हैं। देखो ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स है जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है, और इनके मार्केट में इंटर करने से मार्केट में हिलचल होती है। मतलब मार्केट एक तो अप जाता है या फिर डाउन चला जाता है, ठीक है? मतलब कंटिन्यूली अप जाएगा ऐसा है क्या? नहीं। बट मार्केट मूवमेंट देता है उस फेज में जब मार्केट में एफआईआई इंटर करते हैं, ठीक है? तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इफ अगर किसी को भी कुछ डाउट आता है तो आप डायरेक्टली माइक ऑन करके यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है? चलो सभी लोग जस्ट मुझे बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस एवरीवन, सर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड वेट करना, जस्ट 1 सेकेंड। हेलो एवरीवन, जस्ट 1 सेकेंड। देखो तो आज हमारा डे 2 है, जहाँ पे हम समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? देखो एक्चुअल में फंडामेंटल एनालिसिस में आप क्या देख रहे हो, कंपनी का बैलेंस शीट। मतलब क्या बैलेंस शीट में होता है? एसेट्स। एसेट्स मतलब कंपनी के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप देखते हो लायबिलिटीज। क्या देखते हो? लायबिलिटी। उसके बाद क्या देखना है हमें, कंपनी में प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। कंपनी की अच्छी चीजें देखनी है और कंपनी की बुरी चीजें। इफ अगर आपको कंपनी की अच्छी चीजें अगर ज्यादा मिलती है
कंपनी में जो अच्छी चीज है वो ज्यादा है, तो आपके लिए वो कंपनी क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इफ अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है तो उसमें क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट। बट डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, क्या फंडामेंटल अच्छा है तो कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया, नहीं। आपको शेयर को जो बाय करना होता है वो अच्छे वैल्यू पे बाय करना होता है। तो वैल्यू और प्राइस, इसमें डिफरेंस क्या है पता है? देखो, वैल्यू मतलब आपको कंपनी क्या देती है, और प्राइस मतलब आप उस शेयर को क्या दे रहे हो। देखो, मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे ए पर्सन है, यहाँ पे बी पर्सन है। दोनों पर्सन ना सैलून में गए, जहाँ पे हेयर कट करने के लिए दोनों पर्सन चले गए, जहाँ पे दोनों की फीस जो है वो 500 और 500 रुपीज चार्ज की गई, 500 हेयर कट करने के। ठीक है। बट जो बी पर्सन था, ए पर्सन जो ए पर्सन था, वहां पे नॉर्मली उसके हेयर कट किए गए, और हेयर को क्या किया गया, वॉश, हेयर कट करके उसको वॉश किया गया। बट जहाँ पे बी पर्सन गया था, वहां पे उसके हेयर्स को कट कर दिया, उसके बाद हेयर्स को वॉश किया। वॉश करने के बाद उसके हेयर जो है वो अच्छी तरीके से उन्होंने ग्रूमिंग की उसकी, अच्छी तरीके से हेयर्स को मतलब स्टाइल वगैरह बना के दी। उसके बाद ट्रीट के लिए एक चॉकलेट भी दे दिया खाने के लिए, मसाज कर दी गई। तो यहाँ पे जो बी पर्सन ने 500 पे किए, उसकी उसको टोटल वैल्यू मिली, है ना। मतलब जो 500 रुपए पे किए वो वर्थ इट बने, और जहाँ पे ए पर्सन ने किए उसके वर्थ इट बने क्या, नहीं। बट उसने प्राइस तो पे की ना, और इसको यहाँ पे क्या मिली, उस प्राइस की वैल्यू भी मिली। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए पर्सन को वैल्यू नहीं मिली, वो हेयर तो कट करके मिले ना, हेयर को वॉश करके तो मिला ना। बट बी पर्सन को काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी उसमें क्या हुई, मिली। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी पर्सन का थोड़ा सा फायदा। वैसे ही जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करके मार्केट किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आप उसको अच्छी प्राइस में बाय कर सकते हो। बट अगर अच्छे वैल्यू पे बाय करना है, तो आपको उसको टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिला के क्या करना होगा, बाय करना होगा। इफ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी उसमें यूज करोगे, तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या, कि मान लो अभी शेयर की प्राइस 200 चल रही है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि 200 रुपए वर्थ इट है कि नहीं उस कंपनी के लिए। इफ अगर इस कंपनी की प्राइस 195 होनी चाहिए थी, बट अभी 200 है, तो आप वेट करोगे 195 आने का, और यहाँ पे आके उसको क्या करोगे, बाय करोगे। तो 5 रुपए का आपको यहाँ पे क्या होगा, फायदा होगा। अब कंपनी तो अच्छी है, 200 रुपए पे बाय कर सकते हो, बट 195 पे करोगे तो 5 रुपीज क्या हो गए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना होता है। तो चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि फंडामेंटल कैसे एनालाइज करेंगे हम किसी भी कंपनी का। तो पहले आपको आना है गूगल पे। यहाँ पे आने के बाद ना आप सिंपली सर्च करोगे स्क्रीनर। क्या सर्च करोगे, स्क्रीनर। देखो यहाँ पे मैंने स्क्रीनर सर्च किया। स्क्रीनर सर्च करने के बाद मुझे इस तरीके की वेबसाइट आती है, जो कि चलो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। स्क्रीनर सर्च किया। स्क्रीनर सर्च करने के बाद जो भी फर्स्ट लिंक आती है उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। चलो आप में से कोई भी एक पर्सन किसी भी एक कंपनी के बारे में बता देना, उसको आज फंडामेंटली एनालाइज करेंगे हम आज। कोई भी एक कंपनी जो आपको पता होगी कि सर इस कंपनी को आज हम देखेंगे कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है, क्या कर रही है कंपनी, क्या कर रहे हैं प्रमोटर्स, किस तरीके से वर्कआउट हो रही है, उसको बाय कर सकते हैं या फिर नहीं। कोई भी एक कंपनी आप बता दो, चलो। बस वही कंपनी रिलायंस। बताना। कौन सी? रिलायंस। चलो, रिलायंस के बारे में तो हमने काफी ज्यादा देखा हुआ है, बिकॉज काफी बार अगर आप प्रीवियस में जाओगे तो फंडामेंटल के लेक्चर में हमने रिलायंस के बारे में देखा है। चलो फिर भी हम आज देख लेते हैं। चलो देखो, हमने रिलायंस के बारे में देखा। यहाँ पे हमने सर्च किया रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिख के आया क्या, कंपनी का नाम। यहाँ पे आपको दिखता है कि ये दो कंपनी जो है वो बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पे क्या है, लिस्टेड है। ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक कंपनी दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। इफ अगर कोई बहुत पुरानी कंपनी होगी एनएसई ओपन होने से भी पहले की, तो वही सिर्फ कंपनी बीएसई में लिस्टेड है। ठीक है। अदरवाइज ऑलमोस्ट हर एक कंपनी एनएसई बीएसई दोनों जगह पे क्या है, लिस्टेड है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब क्या, मार्केट कैप मतलब कंपनी की टोटल वैल्यूएशन। कंपनी की क्या, टोटल वैल्यूएशन। तो अभी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, 19,93,938 करोड़। ये जो वैल्यू है वो कितने में है, सीआर में। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे सीआर। ये जो वैल्यू है वो क्या है, सीआर में, मतलब 19,93,093
938 करोड़। इतनी बड़ी क्या है इस कंपनी की नेटवर्थ है, ठीक है, मार्केट कैप है। यहाँ पे उसके आगे आगे लिखा हुआ है करंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब कि आज शेयर की प्राइस क्या चल रही है, 1473। इतनी क्या है रिलायंस शेयर की प्राइस है। उसके बाद आपको यहाँ पे हाईज और लोज दिख रहे हैं कि ये जो हाई और लो है वो है 52 वीक्स के हाईज और लोज। 52 वीक्स मतलब 1 ईयर। 1 ईयर में कंपनी कितना नीचे गिरी थी और कितना अप गई थी। ये जो 151 है वो कंपनी का हाई है और 1115 जो है वो कंपनी का क्या है 52 वीक्स का लो है। जस्ट इस चीजों को समझो बस, ये हमें इससे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता, बट जस्ट इनको भी समझना कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि पता तो होना चाहिए कंपनी के बारे में कैसे देखते हैं। चलो, उसके बाद ना हमें देखने होते हैं रेशोज। अबे रेशो मतलब क्या, देखो तीन चार रेशोज है। मैं कुछ बड़ा ऐसा बता के आपको कुछ कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि बड़े बड़े वर्ड्स बता के ये रेशो वो रेशो। जस्ट सिंपल जो चीज आपको समझ आएगी वही मैं आपको बताऊंगा। देखो, टू टाइप्स के रेशोज होते हैं जो आपको देखने। फर्स्ट है पी रेशो। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। मतलब आप उस कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए कितना पे कर रहे हो। सिंपली आप उस कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए या फिर कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए कितना खर्च करती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। देखो, अभी आप सिंपल एक चीज सोचना, अगर कोई भी कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए 200 रुपए खर्च कर रही है, तो आपको क्या लगता है ये कंपनी वर्थ इट है क्या? क्या लगता है आपको, 1 रुपए कमाने के लिए अगर कंपनी, कोई भी कंपनी 200 रुपए खर्चा कर रही है, तो वो कंपनी वर्थ इट है क्या, आप बताओ। नो सर। राइट, बिकॉज अभी आप ही देख सोचना कि एक जो चाय की टपरी चलाता है, वो बंदा सिर्फ 100 रुपए की चाय बना के उसको 200 में बेचता है ना। मतलब अप्रोक्स 50% का प्रॉफिट। मतलब उसको 1 रुपए कमाने के लिए कितना खर्चा आया, सिर्फ 2 रुपए, नहीं, है ना। 1 रुपए कमाने के लिए उसको सिर्फ 1 रुपए का खर्चा आया। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो वो 200 रुपए ले रही है सिर्फ 1 रुपए कमाने के लिए, तो वर्थ इट है क्या? नहीं। तो हमें क्या देखना है कि पी रेशो जो है वो 100 रुपए से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो कंपनी अच्छी है ना। कि वो 1 रुपए कमाने के लिए सिर्फ 100 रुपए क्या कर रही है, खर्चा कर रही है। तो 100 रुपए भी बहुत बड़ा है, बट फिर भी स्टिल हम 100 रुपए से कम देखेंगे। जितना ज्यादा कम होगा, 60 30 40 के आसपास होगा पी रेशो, उतना तो बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है पीबी रेशो। पीबी रेशो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब क्या, पीबी रेशो जो है वो 1:2 का होना चाहिए। मतलब कंपनी के शेयर की प्राइस मान लो 200 रुपए है, तो जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो एटलीस्ट 100 रुपए होनी चाहिए। तो भी कंपनी की प्राइस मतलब करंट प्राइस, बुक प्राइस मतलब क्या, तो बुक प्राइस मतलब वो प्राइस जो कि मान लो अब कंपनी है कोई, अगर उसने प्रॉफिट ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसा टाइम आ गया कि कंपनी बंद ही पड़ गई, तो इन्वेस्टर्स का क्या, आपने तो शेयर लेके रखे हैं ना, कंपनी तो बंद पड़ गई, तो अभी आपको क्या मिलेगा। तो ये होता है बुक वैल्यू की अगर कंपनी को बेच भी दिया जाएगा तो आपको 100 रुपए तो एटलीस्ट मिलेंगे। अगर आपके 200 रुपए के शेयर है कंपनी में, 200 रुपए का एक शेयर आपने परचेस करके रखा है, तो आपको एटलीस्ट कंपनी कुछ भी हो जाए, कंपनी बंद भी पड़ जाएगी तो भी आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो वो आधे तो होने चाहिए ना, उससे भी अगर कम हो गए तो कंपनी तो इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज आपको वहां पे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। एटलीस्ट 50% तो क्या होना चाहिए वहां पे, पीबी रेशो होना चाहिए। तो देखो सिंपल दो रेशोज है, तो चलो हम यहाँ पे रेशोज को देखते हैं। अभी आप देखना, रिलायंस का पी रेशो क्या है, कितना है। मैं सभी का ना एक्टिवनेस चाहता हूँ, सभी लोग मेरे साथ में मार्केट को देख रहे हो, सभी लोगों का मैं एक्टिवनेस चाहता हूँ। मैं जो भी पूछूंगा आपको माइक ऑन करके वही टाइम पे आंसर करना है। बोलो, पी रेशो क्या है। 26.0। राइट, 26 पॉइंट कितना, 0। मतलब मैंने क्या बताया, 100 रुपए से क्या होना चाहिए, कम। तो कम है कि नहीं है, कम है, बहुत कम है। मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है कि कंपनी सिर्फ 26 रुपीज खर्च कर रही है सिर्फ 1 रुपए कमाने के लिए। मतलब अभी आप ही सोचो कंपनी का प्रॉफिट कितना बड़ा होता होगा, कंपनी का नेटवर्थ कितना है, कंपनी के पास कैश फ्लोज तो अच्छे होंगे ही ना। अभी इतना कंपनी का बड़ा नेटवर्थ है तो कंपनी के पास कैश फ्लो तो पैसे तो बहुत होंगे।
है ना। कैश फ्लो मतलब ये तो जो सारा पैसा है वो तो ऐसा नहीं है ना कि सारा पैसा कंपनी खुद के पास और कैश लेके बैठी, ऐसा नहीं होता। कंपनी के एसेट्स होते हैं, कंपनी के बोरोइंग्स होते हैं, काफी चीजें होती है। बट कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो भी होगा, पैसे भी जेब में होंगे कंपनी के। तो 26 रुपए खर्चा करके अगर कंपनी 1 रुपए कमा रही है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, तो चलो हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट मिल गया हमें कि कंपनी के पास जो पी रेशो है कंपनी का क्या है, अच्छा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक हमें पॉइंट अच्छा मिला। उसके बाद हमें क्या देखना है, पीबी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू क्या है, 648, और करंट प्राइस क्या है, 1473। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि कंपनी का जो भी प्राइस है, करंट प्राइस है, उससे बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट आधी, उससे भी कम नहीं होनी चाहिए। तो देखो अप्रोक्स इसका हाफ कितना होता है, 700, है ना। तो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर उसके आसपास है तो भी थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। चलो, तो हमें 2 पॉइंट क्या मिले, अच्छे पॉइंट मिले। उसके बाद है डिविडेंड। डिविडेंड पता है किसी को क्या होता है, एनीवन हैज एनी, किसी को पता है कि क्या होता शेयर है पे डिविडेंड? जो नवाब देते हैं उसको ये डिविडेंड सर देते जो शेयर होल्डर को मिलता है। राइट 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 राइट। देखो, जब भी ना कंपनी प्रॉफिट बनाती है, कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट बनाया कंपनी ने, कोई भी कंपनी जिसने 100 करोड़ का क्या बनाया, प्रॉफिट बनाया, तो कंपनी के पास ना दो चॉइस है। फर्स्ट क्या है कि कंपनी ने जो 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, वो क्या कर सकती है कंपनी, री इन्वेस्ट, मतलब खुद के ही बिजनेस में और इन्वेस्ट करके। मतलब पहले कंपनी अगर 200 गाड़ी बनाती थी तो अभी वो 300 बना सकती है, बिकॉज 100 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट का पैसा फिर से मैन्युफैक्चरिंग में लगाया या फिर एडवर्टाइजमेंट में लगाया, और कंपनी को ग्रो करने के लिए फिर से 100 करोड़ क्या किए, कंपनी ने लगा दिए। एक ये कर सकती है, मतलब कंपनी खुद को ही ग्रो कर सकती है। अदरवाइज कंपनी के पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है, कंपनी ने जो 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, उसके जो भी शेयर होल्डर्स है, उनमें इक्वली क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये दो ऑप्शन होते हैं। तो जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। ठीक है, तो वो कंपनी अगर शेयर कर रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं कर रही तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज कंपनी अपने आप को तो ग्रो करेगी, मतलब आपके शेयर की प्राइस तो एटलीस्ट बढ़ेगी ना। अगर कंपनी अपना डिविडेंड अगर शेयर होल्डर्स में बांटती जा रही है, तो इसका मीनिंग ये है कि कंपनी को खुद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। कंपनी को और ग्रो करने के लिए कुछ दिख ही नहीं रहा। तो अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो ही अच्छा होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, तो इफ अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर दे रही है तो आपके लिए ठीक ठाक है ही। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारी रिलायंस कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। 0.37, मतलब ऑलमोस्ट 1%, ऑलमोस्ट ½ % भी नहीं, ऑलमोस्ट बहुत कम है ये, ऑलमोस्ट ½ % मान लो। तो ये बहुत कम डिविडेंड है। तो ठीक है, अगर दे रही है तो भी ठीक है, अदरवाइज नहीं देती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओसी जब मैं सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब मीनिंग क्या है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर जो इक्विटी है, मतलब क्या, करंट प्राइस है, उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना दिखाया है, इसे हम क्या बोलते हैं, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी में कंपनी ने प्रॉफिट कितना दिया, ईयर ऑन ईयर 8% का हर इक्विटी पे कंपनी ने क्या किया है, प्रॉफिट दिया है। अभी 8% ऐसा नहीं है कि कंपनी फर्स्ट ईयर अगर 100 का शेयर था तो नेक्स्ट ईयर में 8 रुपीज मिले, बिकॉज 8% मतलब 80 रुपीज होता है ना। चलो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ईयर अगर कंपनी की वैल्यूएशन 100 रुपए थी तो नेक्स्ट ईयर में 8 रुपए मिले, तो उसके नेक्स्ट ईयर 8, उसके नेक्स्ट ईयर 8, 8, 8, ऐसे नहीं होता। कंपनी का इक्विटी, फर्स्ट ईयर इक्विटी कितना है, 100 रुपीज का, तो नेक्स्ट ईयर 108 का बन जाएगा। तो जो आपका 8% है वो 8 पॉइंट कुछ समथिंग 0.8 चले जाएंगे। उसके बाद इक्विटी और बढ़ेगा, और रिटर्न्स बढ़ेंगे, और इक्विटी बढ़ेगा, तो उसके तरह से 8% की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो अभी मान लो इक्विटी कंपनी का जो शेयर की प्राइस है ऑलमोस्ट 200 रुपए चल रही है, तो 8% मतलब आपके कितने होंगे, अप्रोक्स 80 रुपीज, ए 16 रुपीज, ऑलमोस्ट सॉरी, ऑलमोस्ट 16 रुपीज। अगर 200 रुपए कंपनी की प्राइस है तो 8% कितने होंगे, तो ऐसा है क्या, फर्स्ट ईयर में 8% मतलब 8 रुपीज है, बट लास्ट ईयर में 8% मतलब 16 रुपीज है। ठीक है, तो इसे हम आरओई बोलते हैं। आर रिटर्न ऑन इक्विटी तो अच्छा खासा होना ही चाहिए, ऑलमोस्ट एक 6-7% से तो ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है,
चलो इसके बाद ना यहाँ पे आप आओगे थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे आपको ना 2 बॉक्स दिखते हैं। एक बॉक्स है प्रोज का, एक बॉक्स है कॉन्स का। ठीक है। प्रोज मतलब क्या, कंपनी के बारे में अच्छी चीजें और कंपनी के बारे में बुरी चीजें। देखो, कंपनी के बारे में अच्छी चीजें भी है, कंपनी के बारे में बुरी चीजें भी है। अभी कंपनी के बारे में ऑलमोस्ट यहाँ पे एक भी अच्छी बात नहीं है। देखो यहाँ पे देखो कॉन्स में क्या क्या है, काफी सारी चीजें बुरी बुरी है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत कम है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 8% है। ये तो बैंक भी दे देती है ना 8%, तो ऑलमोस्ट इससे तो ज्यादा होना चाहिए, बट 8% है तो भी ठीक है। लास्ट 3 इयर्स में तो कंपनी ने ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिया, इसका मीनिंग ये है कि कंपनी खराब है? नहीं, रिलायंस बहुत बेटर कंपनी है। डिविडेंड कंपनी जो है वो बहुत लो है। ठीक है, तो अगर कंपनी के डिविडेंड लो है तो भी कोई बात नहीं, जैसे कंपनी अपने आप को ग्रो करने में डिविडेंड लगा रही है, तो मुझे ये तो कॉन्स दिख नहीं रहे। बट हाँ, यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इसको हम एक पॉइंट दे देते हैं कि चलो एक बात हमें बुरी भी मिल गई कि कॉन्स में काफी पॉइंट्स है और प्रोज में कुछ भी नहीं है। थोड़ा हम इससे आगे जाएंगे और देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो कौन से सेक्टर में काम कर रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में काम कर रही है? एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी में कौन सा? ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल में। उसमें क्या कर रही है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब रिलायंस के क्या क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ठीक है, रिफाइनरीज है और मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, कंपनी कर रही है। तो यहाँ पे ना आपको जो चार्ट दिख रहा है नीचे का, ये जो चार्ट है वो है कंपनी के कॉम्पिटिटर्स। क्या है? कॉम्पिटिटर्स। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटर्स। अगर अपनी कंपनी से बेटर अगर अपने कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कॉम्पिटिटर्स हमें हमारे से क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे। आगे निकल जाएंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि कंपनी हमारी अंडर वैल्यूड हो जाएगी या फिर अंडर परफॉर्मेंस चली जाएगी। तो हमें ये देखना है कि हमारी कंपनी अपने सेक्टर में बेस्ट करने वाली होनी चाहिए। तो देखो इस सेक्टर में कितने सारे कॉम्पिटिटर्स है कंपनी के। देखो पहली टॉप पे ही हमारी कंपनी, हमारी जो कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एटलीस्ट टॉप 5 में होनी चाहिए, उस सेक्टर के टॉप 5 लिस्ट में। देखो हमारी तो कंपनी टॉप पे ही बैठी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पे है। कॉम्पिटिटर्स देखो, आईओसीएल है, आईओसीएल के बारे में सभी को पता होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद कौन है? भारत पेट्रोलियम। उसके बाद एचपी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। मतलब बहुत कंपनीज है। ये एमआरपीएल है। अभी ये हम टॉप 5 कंपनी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखो इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये 5 टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है इस सेक्टर की। तो चलो हम देखते हैं कि हमारी कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है या फिर नहीं। देखो चलो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप तो इतना वैल्यूएबल नहीं रखता, तो हम चलो पहले देखेंगे पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। जिसका सबसे ज्यादा कम होगा वो कंपनी क्या कर रही है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। देखो अपने सेक्टर में सबसे ज्यादा पी रेशो किसका, कौन दे रहा है? रिलायंस। तो हमें क्या चाहिए, सबसे कम पी रेशो। सबसे कम पी रेशो किसका है? एचपीसीएल और बीपीसीएल। मतलब यहाँ पे विन कौन कर रहा है? एचपीसीएल, बीपीसीएल भी विन कर रहा है, आईओसीएल, ये भी तीनों कंपनी क्या कर रही है, विन कर रही है। बट रिलायंस जो है वो यहाँ पे विन कर रहा है क्या? नहीं। बिकॉज हमें क्या चाहिए, जितना ज्यादा पी रेशो कम होगा उतनी ज्यादा कंपनी क्या है, अच्छी है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे डिविडेंड यील्ड में, डिविडेंड कौन दे रहा है सबसे अच्छा? सबसे अच्छा डिविडेंड तो बीपीसीएल दे रहा है, एचपीसीएल भी दे रहा है, ऑलमोस्ट आईओसीएल भी दे रहा है, इंडियन ऑयल दे रहा है, भारत पेट्रोलियम दे रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीनों भी दे रहे हैं। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा कम दे रही है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मतलब यहाँ पे भी कौन विन हो रहा है, ऑलमोस्ट ये तीनों कंपनी आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल। उसके बाद क्वार्टर वाइज हम अगर एनपी देखेंगे या फिर प्रॉफिट देखेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका है? आपको किसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा दिख रहा है? यहाँ पे कुछ लैगिंग है, यहाँ पे शायद नंबर शो नहीं हो रहे सारे, बिकॉज ये नंबर्स थोड़ा सा रॉन्ग नंबर है, यहाँ पे कुछ नंबर रहेगा। बट ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो बीपीसीएल, एचपीसीएल भी अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, आईओसीएल भी अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उसमें बीपीसीएल थोड़ा सा लैग कर रहा है इसमें प्रॉफिट निकालने के लिए। मतलब ऑलमोस्ट हमें आईओसीएल, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अभी तो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस। अभी यहाँ पे देखो क्वार्टर वाइज एनपी देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा है, अभी उनका मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा है, तो ये डेफिनेटली ज्यादा ही होगा। उसके बाद अगर सेल्स देखेंगे
तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज की ज़्यादा सेल्स है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैप है वो भी बहुत ज़्यादा है हमारे से। आईओसीएल और बीपीसीएल और एचपी से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल से काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स बड़ा है। तो इनकी जो सेल्स है वो भी ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स क्या होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी, बट जो सेल्स है वो सिर्फ 2 टाइम्स ही है। मार्केट कैप रिलायंस का 4 टाइम्स है, बट सेल क्या है, सिर्फ 2 टाइम्स है, तो ये थोड़ी कम है। अभी यहाँ पे नंबर्स में ज्यादा है, बट परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये क्या है, कम है। उसके बाद हम सेल्स में जाएंगे तो देखो सेल्स क्या है कंपनी की। सबसे ज्यादा सेल्स कौन कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आरओसी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी ज्यादा है, बीपीसीएल का भी ज्यादा है, एचपी का भी ज्यादा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, ये तीनों कंपनी भी रिलायंस से बेटर परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है, मतलब अपने सेक्टर में ये जो टॉप 4 कंपनीज है वो चारों कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप रिलायंस में कर रहे हो तो बाकी कंपनीज को इग्नोर कर रहे हो, नहीं। चाहे मान लो इन कंपनी का नेटवर्क चाहे कम हो, बट ये कंपनी भी मार्केट में क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो, तो थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। पता चला यहाँ पे मतलब हमें ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को हम एक एक पॉइंट दे सकते हैं, हर एक कंपनी बेटर परफॉर्मेंस कर रही है। उसके बाद हमें देखना है कंपनी का प्रॉफिट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। चलो हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे। सितंबर 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था, 15,000 करोड़। सितंबर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट क्या था, 19,000 करोड़। सितंबर 2024 में कंपनी का क्या प्रॉफिट था, 19 करोड़, 19,000 करोड़। और सितंबर 2025 में कंपनी का प्रॉफिट क्या है, 22,000 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, ईयर ऑन ईयर कंपनी पैसे कमा रही है। तो ये आपके लिए क्या है, एक अच्छा साइन है कि कंपनी चलो अच्छा प्रॉफिट तो बना रही है ऑलमोस्ट, है ना। उसके बाद हमें क्या देखना है, कंपनी के प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। देखो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्रमोटर्स के बारे में कि एक्चुअल में क्या होता है। ये जो है इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको इसको बताऊंगा कि एफआईआई डीआईआई प्रमोटर्स ये कौन होते हैं, इनके बारे में हम डीप में देखेंगे। जस्ट इतना समझना, जो एफआईआई और डीआईआई है और प्रमोटर्स है, आपको ना देखना है कि ये तीनों क्या कर रहे हैं। प्रमोटर्स, एफआईआई और डीआईआई, इनकी बाइंग क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। इफ अगर इनकी प्राइस बाइंग इंक्रीज हो रही है तो कंपनी एक बेटर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे। प्रमोटर्स मतलब कौन, कंपनी के ओनर। कंपनी के ओनर क्या कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर 51% 51.41 की होल्डिंग्स है, 50.39, 50.27, 50.30, 31, 33, 24। धीरे 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 इन्होंने क्या किया है, अपनी होल्डिंग्स को 50% पे लाके रखा है ना। ऑलमोस्ट 50% पे ही लाके रखा है ना, ऑलमोस्ट 50% है, मतलब 51%, 15.50% के आसपास था, तो अभी 50% के आसपास क्या किया है, अपनी होल्डिंग्स को लेके आए कौन, प्रमोटर्स। तो चलो कोई बात नहीं, अगर प्रमोटर्स 50% से तो एटलीस्ट ज्यादा ही है, तो हमारे लिए क्या है, ये अच्छा साइन है कि प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं, बट हेवी क्वांटिटी में कर रहे हैं क्या, नहीं। उसके बाद हमें देखना है एफआईआई क्या कर रहे हैं। देखो एफआईआई कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मार्केट में सेलिंग कर रहे, कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे। पिछले 2023 से एफआईआई मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो कि बाहर के देश से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, हमारे रिलायंस में सेलिंग कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये क्या है, एक नेगेटिव साइन है। एफआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होती है वो क्या कर रहे हैं। देखो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूसली रिलायंस में अपना स्टेक क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा साइन है। तो ये हमारे लिए ये एक बुरा साइन, एक अच्छा साइन, मतलब ये तो इक्वल हो गया। तो एट द एंड हमें पॉइंट्स कितने मिले, देखो यहाँ पे तो इक्वल पॉइंट्स है। उसके बाद अगर ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक कंपनी क्या कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कहाँ पे, यहाँ पे
बीपीसीएल भी का अच्छा, भारत पेट्रोलियम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इंडियन ऑयल अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज क्या कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। बट जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो अपने सेक्टर में टॉप पे बैठी हुई है, तो आपके लिए ये कंपनी क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है, ठीक है। बट उसके साथ साथ आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल भी क्या है, अच्छी चॉइस है, बिकॉज ये कंपनी भी क्या कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, समझा सभी को? किसी को डाउट यस है कि सर। सर फंडामेंटल में कुछ थोड़ा सा ये नहीं समझा, थोड़ा सा रिवाइज कर देना। क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर है ना? कोई भी ऐसा यस है कि सर। सर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, सर थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करो, ऐसा कोई नहीं ना? तो चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं कि मार्केट में कितने टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। देखो जैसे आप मार्केट में आ रहे हो ना, तो काफी लोग होते हैं जो मार्केट में आते हैं। ऐसा अकेला नहीं हूँ कि मैं मार्केट में आ रहा हूँ या फिर मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट में बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ। काफी लोग होते हैं जो कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं? देखो 4 टाइप्स के लोग हैं। फर्स्ट है रिटेलर, सेकेंड है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर मतलब HNI, उसके बाद है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, और फोर्थ है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये 4 लोग हैं, अलग अलग बॉडीज है। फर्स्ट रिटेलर मतलब कौन? एक आम आदमी जैसे आपके जैसे मेरे जैसे, जिनके पास एक छोटा छोटा कैपिटल है, ऑलमोस्ट 100-200 रुपए से लेके 2-4 करोड़ के आसपास तक, हम उनको रिटेलर ही बोलते हैं। जिनके पास 2-4 करोड़ होते हैं उनको भी रिटेलर ही बोला जाता है, बिकॉज काफी ऐसे रिटेलर है जिनके पास ऑलमोस्ट काफी हद तक अच्छा कैपिटल होता है, 4-5 करोड़ के आसपास। उसके बाद आते हैं HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। अभी HNI मतलब कौन? हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। ये लोग कौन होते हैं? जिन जिनके पास जिनके पास ना बड़ा कैपिटल होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिनके पास ना खुद का बड़ा कैपिटल होता है उन्हें हम बोलते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। मतलब मान लो मैं हूँ, मेरे पास ना 500 करोड़ का कैपिटल है और मैं 500 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कौन हूँ? एक HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। मतलब मेरे खुद के पास अकेले का 500 करोड़ का कैपिटल और मैं खुद से ट्रेड कर रहा हूँ। देखो, आपके जैसे मेरे जैसे लोग अगर रिटेलर लोग ना मार्केट में कुछ भी ट्रेड पंच करते ना, तो उसमें मार्केट को कुछ भी इम्पैक्ट नहीं बनता। मतलब अगर आप बाइंग कर रहे हो, आपके जैसे मेरे जैसे अगर 100 रिटेलर्स है जो कि मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, तो मार्केट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा मार्केट अप डाउन नहीं होता। बट अगर कोई HNI अगर बड़ी पोजीशन के साथ किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इंटर करेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई HNI जिसके पास मान लो मेरे पास 500 करोड़ का कैपिटल है, और कोई एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 4-5 हजार करोड़ के आसपास है, अगर मैं उसमें सीधा 500 करोड़ डाल दूंगा, तो कंपनी तो थोड़ा सा मूव करेगी ना। 500 करोड़ मतलब बहुत बड़ी कैपिटल है, कि अगर 4,000 कंपनी का नेटवर्थ है, 4,000 करोड़, अगर उसमें 500 करोड़ डाल रहा हूँ, तो कंपनी का शेयर क्या होगा? गुम हो जाएगा, भागेगा ऊपर। तो HNI जो है वो इंडिविजुअल किसी भी शेयर को अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आप सभी लोग नोट्स बना रहे हो ना, जो भी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका? देखो FII, DII, HNI और जो रिटेलर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं मार्केट में। तो सभी लोग ना इसके बारे में लिख के लेना, छोटा छोटा, कि एक वर्ड्स में भी लिख के लोगो ले लोगे तो भी चलेगा। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करोगे या फिर प्रैक्टिकली चीजों को देखोगे, तब आपको उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद कौन आता है? DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो लोग होते हैं जो कि खुद का पैसा मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते, ये ना लोगों का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे कौन है DII मार्केट इंडिया में? देखो आपको पता है PF, जो भी अगर जॉब पे कोई जाता होगा तो उनको पता होगा कि आपके ना जो भी सैलरी आती है उसमें PF कटता है, जिसको हम प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। जो भी आपका PF कटता है ना, वो PF के जो मैनेजर्स होते हैं, पोर्टफोलियो के मैनेजर्स होते हैं, वो आपका पैसा कहाँ पे लगाता है? मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और वहां से रिटर्न जो जनरेट होता है उसके थ्रू ही आपको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। बट ये चीज आपको डायरेक्टली कोई बताता है क्या? नहीं। जो पेंशन फंड्स होते हैं वो जो आपका पैसा है वो कहाँ पे लगाते हैं? इंडियन मार्केट में। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, जो कि आपको डायरेक्टली बताते हैं कि आपका पैसा हम क्या कर रहे हैं? मार्केट में लगाते हैं। बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड, सभी लोगों को पता होगा, टीवी पे एडवर्टाइज वगैरह आती है कि
म्यूचुअल फंड जो है वो आपका पैसा क्या करेंगे, मार्केट में लगाएंगे। आप क्या करना, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप हमें पैसे दे दो, हम क्या करेंगे, आपका पैसा मार्केट में लगाएंगे, वो डायरेक्टली बोलते हैं। उसके बाद LIC पॉलिसीज है, काफी इंश्योरेंस कंपनीज है, काफी लोग हैं जो मार्केट में बड़ा पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी DII मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मार्केट में एक रैली देता है, मार्केट में ना मूवमेंट आती है। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जाओ या फिर इंडेक्स में जाओ, मार्केट में जो बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है ना DIIs की, तो मार्केट मूवमेंट करता है। तो उसके बाद आता है FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे DII इंडिया के थे, वैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स कहाँ पे होंगे, फॉरेन कंट्रीज के। मतलब इंडिया छोड़ के जो भी फॉरेन कंट्रीज है, जो भी बाहर की कंट्रीज है, उन कंट्रीज से जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्या बोलेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इनके पास भी बहुत बड़ा पैसा होता है। तो ये लोग जब भी मार्केट में एंटर करते हैं ना, तो मार्केट एक रैली दे देता है, अच्छी तरीके से मार्केट मूवमेंट देता है कि अब अगर ये लोग बाइंग करेंगे धड़ाधड़ तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये लोग अगर बड़ी सेलिंग करेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा। बिकॉज इनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है, लाख करोड़ होते हैं इनके पास। कितने होते हैं, लाखों करोड़ रुपए। अगर लाख करोड़ रुपए से अगर कोई इंटर करेगा, डायरेक्टली 50,000 करोड़ से भी अगर कोई इंटर करेगा, तो मार्केट मूवमेंट देगा ही ना। मान लो सिंपल 1,000 करोड़ या फिर 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ से भी अगर इंटर करता है, तो बहुत बड़ी अमाउंट है ये, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। अगर हमारे जैसे लाख रिटेलर्स भी मिल जाएंगे ना, तो भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर पाएंगे, है ना। अगर मेरे आपके जैसे कितना ही कैपिटल बना पाएंगे, कितना ही कैपिटल लेके जाएंगे, 1,000 करोड़ के आसपास, तो इतना कैपिटल तो नहीं बना पाएंगे ना हम लोग। तो जो FI होते हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर उनको अच्छी तरीके से बाइंग करनी होती है, वो तो बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, FIIs, DIIs, HNIs वगैरह के बारे में, एवरीवन, सभी लोगों को। कुछ भी डाउट है इसमें, इसके नोट्स बना के रख लेना। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में जाके आपको चीजें समझ नहीं आ रही, पता नहीं चल रही है। क्लियर सभी को। यस सर। चलो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम शिफ्ट होते हैं म्यूचुअल फंड, ETFs, इनके बारे में। तो म्यूचुअल फंड पता है किसी को क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड, ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड। ये म्यूचुअल फंड क्या है, आपने काफी जगह पे एडवर्टाइज सुनी होगी, आपके फोन में भी एडवर्टाइज आती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, इतने रिटर्न्स मिलते हैं। काफी रील्स वगैरह भी आती होंगी आपको, या फिर आपने टीवीज पे देखा होगा, या फिर किसी से सुना होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। तो किसी को थोड़ा आइडिया है म्यूचुअल फंड के बारे में? हाँ, आसिफ जी, राहुल प्रसाद जी, तुषार जी, आइडिया है कुछ? नायक जी। म्यूचुअल म्यूचुअल फंड सर हम लोग का पैसा लेके वो मार्केट में इन्वेस्ट करती है। राइट 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 राइट। देखो म्यूचुअल फंड ना एक फंड हाउस होता है, जो कि आपका पैसा क्या करता है, मार्केट में इन्वेस्ट। तो वो आपको डायरेक्टली दिखाते भी है कि आपका पैसा कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इफ अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के पास जाओगे ना, तो वहां पे उन्होंने पूरी लिस्ट बना के रखी होती है कि जो भी हमने पैसे बोरो किए हैं, जो भी हमने लोगों से पैसे लिए हुए हैं, तो हमने वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो सारे आपको वहां पे दिखते भी है। बट ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड जो है वो ऑलमोस्ट एक एवरेज रिटर्न्स दे ही देते हैं। देखो म्यूचुअल फंड एक्चुअल में देखो क्या कहते हैं, देखो जैसे आप सीख रहे हो यहाँ पे, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ गया। उसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस समझोगे। यहाँ पे आपको जस्ट इतना समझेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है। उसके बाद जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे, तो आपको पता चलेगा कि मुझे उस कंपनी को बाइंग कहाँ पे करना है, बाय कैसे करना होता है, कैसे आप एंजल वन का डिमैट अकाउंट हैंडल करोगे, कैसे आप उस ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट हैंडल करोगे, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही। बट यहाँ पे आपको ये चीज पता चलेगी, जस्ट 1 सेकेंड। देखो क्या बता रहा था मैं, डिमैट अकाउंट का बता रहा था ना। जैसे आपको ये चीज पता चलेगी कि आप क्या कर रहे हो उसमें। मान लो अगर आपने जो भी आप सीखे हो सारी चीजें, उसको आप अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाओगे। बट जिन लोगों ने सीखा ही नहीं है, जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जाते हैं फंड हाउसेस के पास। किसके पास, फंड हाउसेस के पास। और फंड हाउसेस क्या करते हैं, उनसे पैसे बोरो करते हैं और क्या करेंगे, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स वर्क किस तरीके से होते हैं। मैं स्क्रीन पे बता देता हूँ, या फिर वर्बली आपको बता दूंगा तो चलेगा ना आपको, या फिर थोड़ा सा शो करना पड़ेगा। इफ अगर मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करके रखोगे ना, तो भी आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है,
देखो म्यूचुअल फंड ना 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है लार्ज कैप। तो इन तीनों का मीनिंग क्या है? ये जो अलग अलग फंड हाउसेस है, अलग अलग म्यूचुअल फंड है, वो आपका पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। जो भी मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपका पैसा मिड कैप की कंपनीज में डालते हैं। मिड कैप की कंपनीज मतलब कौन सी कंपनीज? जिनका मार्केट कैपिटल मिड में है, ज्यादा बड़ी भी कंपनीज नहीं है और ज्यादा छोटी भी नहीं कंपनी नहीं है। उस कंपनीज में मिड कैप के म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। जो भी ब्लू चिप कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें ये लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स है वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, जिसमें फंड हाउसेस आपका पैसा जो है वो छोटी छोटी कंपनीज में, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड। देखो थर्ड होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, जो कि आपका पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि थोड़ा रिस्की भी होता है बिकॉज छोटी छोटी कंपनीज है, कब बंद पड़ जाएगी पता नहीं है हमें। तो देखो ये तीनों कंपनी जो है वो अलग अलग रिटर्न्स देते हैं आपको। चलो मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ आएगा। जस्ट मुझे इतना बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस सर। देखो, देखो यहाँ पे 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड है। 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड है। फर्स्ट कौन सा है? स्मॉल कैप। सेकंड है मिड कैप। थर्ड है लार्ज कैप। अब ये 3 टाइप के क्या है? म्यूचुअल फंड्स है। जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो क्या करते हैं? आपका पैसा कहाँ पे लगाते हैं? स्मॉल कंपनीज में। मिड कैप वाले आपकी मिड कंपनीज में, और लार्ज कैप वाले जो बड़ी कंपनीज है उनमें आपका पैसा क्या कमा करते हैं? लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे ना रिस्क और रिटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। जो स्मॉल कैप कंपनीज है ना, वो आपको रिटर्न्स जो है वो बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, बट इसमें रिस्क जो है वो भी क्या होती है? ज्यादा रिस्क होती है। रिटर्न्स भी ज्यादा देंगे बट रिस्क भी क्या होगी इसमें? ज्यादा होगी। मिड कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसमें रिस्क एवरेज होती है और रिटर्न्स भी एवरेज होते हैं। लार्ज कैप कंपनी में रिस्क भी कम होती है और रिटर्न्स भी क्या होते हैं? कम होते हैं। देखो स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क ज्यादा क्यों है? बिकॉज ये आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? छोटी छोटी कंपनीज में। अभी छोटी छोटी कंपनीज का भरोसा ज्यादा होता है क्या? नहीं। कभी कभी बंद भी पड़ सकती है या फिर अचानक से बहुत बड़ी भी हो सकती है ना। मिड कैप कंपनीज तो एवरेज चलती रहती है, और लार्ज कैप कंपनीज देखो, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है, जैसे आपने देखा होगा कि रिलायंस कंपनी में पिछले 3 साल में ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं क्या? नहीं। बट स्टिल कंपनी ने लॉस तो नहीं दिया, है ना। वैसे ही जो लार्ज कैप कंपनी है वो अच्छा रिटर्न्स अगर नहीं दे रही तो कंपनी ज्यादा बड़े लॉसेस भी नहीं करवाती आपकी। यहाँ पे आपको एक स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं और रिस्क भी क्या होती है? बहुत कम रिस्क होती है। कहाँ पे? लार्ज कैप में। तो चलो हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स को कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड है और कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो सेक्टर है, यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड के बारे में लिखा है, दिख रहा है आपको सभी को म्यूचुअल फंड? यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेक्टर में सेगमेंट में हम आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें काफी सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे दिखेंगे। देखो यहाँ पे काफी सारे म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं ना सभी को? यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है, मिड कैप, सेक्टोरियल का इसको थोड़ा सा निगलेक्ट करना, और लार्ज कैप। देखो ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न्स दे रहे हैं? एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड है जो कि 23% रिटर्न दे रहा है। म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है जो कि 25% दे रहा है। एसबीआई है, उसके बाद एचडीएफसी का मिड कैप है, क्वांट का है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, आदित्य बिरला सन्स लाइफ का है। उसके बाद एसबीआई का है, परत पारी का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया का, आईसीआईसीआई का है, आईसीआई का लैम्बर्ड वगैरह है। उसके बाद निपॉन इंडिया का है पावर का। उसके बाद अगर जाओगे एक्सिस मिड कैप है, क्वांट का है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, टाटा स्मॉल कैप है, काफी सारे म्यूचुअल फंड है। आपको यहाँ पे देखो रिटर्न्स कितने दिख रहे हैं? ऑलमोस्ट 23,
25, 20, 26, 24, 23, 28, 30, 22, 19, 21, 27, 18, 27, 19, 19, 22, ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे देखोगे 28, 30, 22, 24, 23, 26, 23, एवरेज 20 प्लस ही रिटर्न है सारे, है ना। 22 के भी नीचे हमें कम रिटर्न्स दिख रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 26, 24, 23, 28, 30, 22, मतलब आप एक एवरेज अगर इसका निकालते हो तो ऑलमोस्ट 22 के आसपास के रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 20 से 22% के आसपास के रिटर्न्स ऑलमोस्ट हर एक म्यूचुअल फंड तो दे ही रहा है ना। तो आप बोलोगे कि सर 20% रिटर्न्स हमें इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो अभी मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देखो मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि इन्वेस्टमेंट करो ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, बट इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना, इंपॉर्टेंस समझना इसका क्या है। आप सभी को पता है इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन पता है आप सभी को, इन्फ्लेशन किसी को पता है महंगाई इन्फ्लेशन, बोलो। महंगाई महंगाई। राइट 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 राइट, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हर साल कितने परसेंट से इंक्रीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। अभी इंडिया का जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो है 6%। कितना है, 6%। और इफ अगर आप किसी भी बैंक में एफडी बनाते हो तो बैंक आपको रिटर्न्स कितना देती है, 7%, है ना। मतलब अगर इन्फ्लेशन को लेस कर दोगे 7% से तो आपको एक बैंक रिटर्न्स कितना दे रही है, सिर्फ 1%। अगर ठीक से अगर सोचोगे तो सीनियर सिटीजन्स को अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं ऑलमोस्ट 8%, उससे ज्यादा तो कोई देता नहीं। फिर भी अगर 6% का इन्फ्लेशन हम लेस करेंगे तो 2% की ही आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो आप अगर सोचो कि आपका पैसा अगर बैंक में रख के सिर्फ 2% से ग्रो हो रहा है, तो उससे बेटर है कि आप उन पैसों से कुछ बिजनेस स्टार्ट करो और खुद से कुछ करो, और उससे भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे उस 1 लाख से। बैंक में 1 लाख रखने के बाद अगर 1 साल बाद अगर आपको सिर्फ 1,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट करके बैंक में एफडी बनाने से कुछ फायदा है क्या आपका, नहीं। बट एक एवरेज अगर रिटर्न्स देखोगे जो म्यूचुअल फंड दे रहा है वो दे रहा है एवरेज ऑलमोस्ट 20, मान लो 20 से भी प्लस में है काफी सारे, बट एवरेज 20% भी अगर मान लेते हैं हम, तो इसमें से अगर इन्फ्लेशन 6% का लेस करते हो तो भी 14% के आपको क्या बन जाते हैं, रिटर्न्स। तो चलो यहाँ पे ना मैं आपको बता देता हूँ कि एसआईपी कैलकुलेटर, अगर आप गूगल पे जाओगे और यहाँ पे जाके सिंपली सर्च करोगे एसआईपी कैलकुलेटर, एसआईपी पता है ना सभी को क्या होता है। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ एसआईपी होती क्या है पहले। देखो आप जब म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करते हो ना तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है लमसम, मतलब आप वन टाइम सारा जो आपका अमाउंट है, जो आपका टोटल अमाउंट है वो वन टाइम क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक साथ अगर इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी अमाउंट नहीं है तो आप हर महीने 500 रुपए, 1,000 रुपए, या फिर 2, 4, 5 हजार, जो भी आपको आपके हिसाब से आप कर पाते हो वो हर महीने क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एक डेट को। मान लो आपने आज 4 नवंबर है तो आपने 4 नवंबर सिलेक्ट किया, जो भी आपकी सैलरी है उसमें से आप 20% मार्केट में क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ 20 ईयर्स के लिए। आप मान लो आपकी 20 एज है, या फिर 25 है, या फिर 30 है, या फिर 35 है ना। तो हर एक पर्सन का ना ये जो एज ग्रुप है, हर एक पर्सन का ये मोटो होता है कि मुझे ना जल्दी से जल्दी मुझे लाइफ से क्या लेनी है, रिटायरमेंट लेनी है। पूरी लाइफ जब तक बूढ़ा हो रहा हूँ फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। हर एक पर्सन यही चाहता है कि मेरी लाइफ से मैं जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट प्लान कर सकूं। जो 20s के एज से जो स्टार्टिंग करता है ना, वो बहुत अच्छा कॉर्पस बना पाता है एट द एंड 45 के एज में। जिस वक्त आपके जो कलीग्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, जब वो टाइम पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ में, तो वो टाइम पे आप रिटायरमेंट प्लान करके मार्केट पूरा लाइफ का रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो, इफ अगर आपकी 20 to 25 की एज है और 45 तक आप रुकोगे मार्केट में। अभी वो कैसा मैं आपको वो भी बता दूंगा। इफ अगर 30 to 35 है तो भी, अगर 30 के बीच में है, 25 to 30, तो भी अच्छी तरीके से रिटायरमेंट ले सकते हो। 35 के आसपास एज है अगर आपकी, तो भी अच्छी तरीके से रिटायरमेंट आप प्लान कर सकते हो। तो कैसे, तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है एसआईपी कैलकुलेटर। तो ये एसआईपी कैलकुलेटर वर्क कैसे होता है, चलो ये एसआईपी कैलकुलेटर जो है वो वर्क कैसे होता है उसको हम देखते हैं।
SIP कैलकुलेटर। फर्स्ट हमारे पास एंजल वन का ही SIP कैलकुलेटर आ गया। देखो हमने यहाँ पे रिटर्न्स देखे थे एंजल वन के, कितने ऑलमोस्ट रिटर्न्स दे रहे हैं एंजल वन, ऑलमोस्ट देखो ऑलमोस्ट 22, 25, 20, 26, 24, 23, 28, 30, 20। हम एक एवरेज 22 ले लेते हैं, एवरेज 22, चलो 22 ले लेते हैं हम यहाँ पे। एक अगर हम यहाँ पे रिटर्न्स देखेंगे, एवरेज 22% के क्या कर रहे हैं रिटर्न्स मिल रहे हैं हमें, 22% के रिटर्न्स, एक एवरेज रिटर्न। चलो 22% के हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, 22, एक एग्जैक्ट 22 ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा भी कर रहे कम कर रहे। हाँ चलो, तो अभी मान लो एक एवरेज पर्सन की जो सैलरी है, वो एवरेज अभी मुंबई या फिर इंडिया में 20 to 25,000 एक एवरेज सैलरी है ही पर्सन की। मान लो आपकी सैलरी 20,000 है। इफ अगर आप इसमें से 20% क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट 4,000 होते हैं। आप मान लो अगर 5,000 आप मार्केट में क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जा रही है, ऑलमोस्ट 60,000। और रिटर्न जो है वो आपको कितने मिल रहे हैं, 7,600। अभी आप बोलोगे सर 7,000 रिटर्न तो बैंक भी दे देगा ना, बैंक देगा बट 60,000 नहीं देगा। ऑलमोस्ट 5 to 6,000 बैंक भी दे सकता है रिटर्न आपको, है ना। बट जो SIP है, म्यूचुअल फंड है, वो एक ना लॉन्ग टर्म का गेम है। इफ अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म टिक गए ना, तो आप समझ भी नहीं पाओगे, बहुत अच्छा कॉर्पस इससे तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको ना दुनिया का नोवा अजूबा मानता हूँ, कि जो हम इसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। देखो तो इसमें होगा क्या, आप एक साल में आपको रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 7,600 के आसपास। ये बहुत कम रिटर्न्स है, मुझे भी पता है। बट मैंने क्या बताया, जो SIP है वो लॉन्ग टर्म का गेम है। आपका एज अगर 25 है तो आप देखो बस, जस्ट 2 इयर्स बाद, फर्स्ट ईयर में आपको रिटर्न सिर्फ 7,000 थे, बट सेकेंड ईयर में रिटर्न ऑलमोस्ट 31,000। अगर फर्स्ट ईयर के 7,000 लेस भी करोगे तो ऑलमोस्ट 25,000 रिटर्न आपको सिर्फ सेकेंड ईयर में आए हुए हैं। तो फिर भी आपने सेकेंड ईयर भी क्लोज नहीं की SIP, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स तक आप इसमें रुक गए। 5 इयर्स तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपकी इन्वेस्टमेंट जस्ट 3 लाख रुपीज, और 2,48,000 आपके यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट है 2,40,000। मतलब ऑलमोस्ट आपको, आपके जो रिटर्न्स है वो काफी हद तक अच्छे रिटर्न्स आपको मिल गए यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट से तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास आपको रिटर्न्स मिले। बट जैसे मैंने आपको बताया, SIP क्या है, लॉन्ग टर्म का गेम है। इफ अगर आप SIP को और 5 इयर्स रोकते हो, 5 इयर्स बाद कितना कैपिटल है आपका, यहाँ पे देखना बस। 5 इयर्स बाद आपका कैपिटल जो है वो ऑलमोस्ट 5,40,000 है, 5.5 लाख के आसपास है, और इन्वेस्टमेंट 3 लाख है। मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स में आप और 3 लाख इन्वेस्ट करोगे, है ना। फर्स्ट 5 इयर्स में अगर 3 लाख किए, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में भी 3 लाख करोगे ना इन्वेस्टमेंट। तो देखो नेक्स्ट 5 इयर्स बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, 6 लाख रुपीज। बट यहाँ पे आपके रिटर्न्स अगर देखोगे कि आगे के 5 साल बाद, तो ऑलमोस्ट 15,000 के रिटर्न्स है, 15 लाख के। आपके जो 5,000 सिर्फ छोटी सी अमाउंट है, जिसको आप इन्वेस्ट करके ऑलमोस्ट आपने 21 लाख रुपए बना दिए। इफ जैसे मैंने आपको बताया कि जो SIP है वो लॉन्ग टर्म का गेम है। आपके एज अगर 20 है, या फिर 20s के एज में हो, 20 to 30 के एज के बीच में हो, तो अगर सिर्फ 45 या फिर 50 के एज में अगर रिटायरमेंट लेना चाहते हो, अगर 20 एज है आपका, तो 45 तक भी अगर वेट करते हो तो भी बहुत बड़ी बात है, मतलब 20 साल। या फिर 20 एज है तो 40 के एज तक भी अगर टिक जाते हो मार्केट में, अगर सिर्फ 20 साल तक, तो देखो मार्केट रिटर्न्स 20 साल में कितने देता है, ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 12 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2 करोड़ रुपीज का आपका क्या बन जाता है, कॉर्पस। अभी आप बोलोगे सर कुछ भी बता रहे हो क्या, इससे भी ज्यादा बन सकता है या फिर इससे थोड़ा कम भी बन सकता है। बट एवरेज अगर 2 करोड़ भी ले ले, आगे का 14 लाख छोड़ दो, 2 करोड़ भी ले लेंगे, तो भी आप ही सोचो ये कितना बड़ा कॉर्पस है। अभी आप बोलोगे सर वो टाइम पे 2 करोड़ की वैल्यू क्या ही होगी, कमी ही होगी ना। डेफिनेटली वो टाइप 20 साल बाद 2 करोड़ की वैल्यू मतलब बहुत कम होगी। चलो तो इन्फ्लेशन हम लेस कर देते हैं, 6% का। 6% का हम इन्फ्लेशन क्या करते हैं, चलो लेस कर दो। 6% का नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 6 नहीं, 7% का इन्फ्लेशन लेस करो, है ना। एवरेज हमने 7% भी, 7% का इन्फ्लेशन हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। चलो 7% का हमने इन्फ्लेशन लेस किया,
इन्फ्लेशन वगैरह हमने लेस करने के बाद यहाँ पे देखो 76 लाख रुपीस। वो टाइम के, आज के टाइम के आपके पास 70 लाख रुपए अगर होते तो आप किस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल होती बताओ। तो वो टाइम के जो 2 करोड़ रुपए होंगे उसकी वैल्यू भी 70 लाख के आसपास या फिर 50 लाख के आसपास मान लो। बट स्टिल सिर्फ और सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टमेंट बट कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये वाला अमाउंट जो है वो अचीव कर पाओगे। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, sir. देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया, इफ अगर आपका 20 एज है, गलती से अगर यहाँ पे कोई है क्या जिसका 20 एज है? अगर कोई 20 एज में अगर SIP स्टार्ट कर रहा है सिर्फ 5,000 की, और अगर उस SIP को अपने एज के 25 मतलब 45 तक उसको होल्ड करता है, तो आप यहाँ पे देखो 25 ईयर्स बाद अप्रोक्स 6 करोड़ के रिटर्न्स। मतलब ये बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में आपको बताना नहीं चाहता, दिखाना भी नहीं चाहता, बट स्टिल पोटेंशियल मार्केट का मैं आपको दिखाना चाहता था। एवरेज अगर देखोगे इन्फ्लेशन वगैरह लेस करके तो आज के टाइम के 1 करोड़ रुपीज, 1.5 करोड़ के आसपास आपके पास वो टाइम पे होंगे। ठीक है, मतलब वो टाइम के 6 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट आज के टाइम के 1.5 करोड़ मान लो। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो इस Yes, तरीके से sir. SIP की जाती है। इफ अगर किसी को SIP स्टार्ट करना होगा तो आप चॉइस कर सकते हो, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स है, HDFC है, उसके बाद परक पारिक है, काफी म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को अभी म्यूचुअल फंड्स? Yes, sir. शायद सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। किसी को कोई डाउट है जो हमने म्यूचुअल फंड के बारे में देखा, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में देखा? देखो क्योंकि ना ये जो सारी चीजें वो बेसिक है, म्यूचुअल फंड ये वो सारी चीजें बेसिक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस मार्केट कुछ नहीं है। तो हम कल से टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मार्केट का बेस है। इफ अगर मार्केट में आना है ना तो टेक्निकल एनालिसिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस है। इफ अगर ये चीज अगर सीख जाते हो तो इफ अगर इन फ्यूचर आपको कुछ भी ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो प्रैक्टिकली चीजों को आपको हेल्प आउट होगी काफी हद तक। ठीक है, तो हम कल के लेक्चर से देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, कैसे आप डिमैट में ट्रेड ले सकते हो, किस तरीके से आपको चार्ट देखना होता है, ट्रेडिंग व्यू का हर एक चीज, रिस्क मैनेजमेंट, हर एक चीज को हम कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो चलो सभी लोग, किसी को कोई डाउट नहीं है ना आज के लेक्चर में? सर एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। बोलो बोलो बोलो। सर हम मार्केट में तो सर बहुत सारी कंपनी है, लेकिन अगर हमें पता करना होगा कि FII DI किसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो कैसे पता चलेगा सर? चलो मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे ना एक अपना सेक्टर है, उसके बारे में आपको मैं कल पूरा डिटेल में बता दूंगा। देखो FIIs ना पता चलता है हमें पर्टिकुलर जिस भी स्टॉक में आप जा रहे हो ना, वहां पे जाके आपको देखना है कि FIIs क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। मान लो अभी, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, जस्ट मुझे बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं। नहीं तो बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये चीज मैं आपको कल के लेक्चर में एकदम डीप में शॉर्टली बता दूंगा। ठीक है, वहां पे आपको सिंपल एक सेक्टर होता है जहाँ पे दिखता है कि FIs कौन से सेक्टर में इंटर कर रहे हैं। ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक नहीं वहां पे दिखता, सेक्टर दिखता है। तो आप सेक्टर में जाके देख सकते हो कि कौन सी कंपनीज में FIs जो है वो DIs जो है वो इंटर कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ काफी चीजें हैं, प्रमोटर्स भी देखने हैं आपको, प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग क्या चल रही है, प्रमोटर्स किस तरीके से अपने कंपनीज को देख रहे हैं। बिकॉज देखो प्रमोटर होल्डिंग आपको देखनी क्यों होती है पता है क्या? मान लो अगर मेरी कंपनी है, अगर मैं मेरी खुद की कंपनी के शेयर बेच रहा हूँ, मतलब मुझे खुद के कंपनी के ऊपर बिलीव नहीं है ना? अगर मुझे पता होता अगर कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस करने वाली है तो मैं खुद के कंपनी के शेयर बेचूंगा क्या? नहीं बेचूंगा ना। बट मुझे पता है कि मेरी कंपनी बेस्ट कर ही नहीं रही है, तो उसकी वजह से मैं क्या करूंगा, मेरे कंपनी के शेयर्स सेल करूंगा। तो इसकी वजह से जो भी प्रमोटर्स कंपनी को सेल कर रहे हैं उसमें आपको क्या कर रहा है, अवॉइड करना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, चलो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। कल आपका जो डाउट है मैं उसको थोड़ा सा डीप में जाके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी किसी का और कोई डाउट है?
और कल से ना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट होगा, तो जो सारे ड्राइंग्स वगैरह होंगी, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करने के लिए नोटबुक और पेन सभी लोग लेके बैठना, ठीक है। चलो फिर बाय बाय एवरीवन। अनु जी, तुषार जी, राहुल प्रसाद जी, Yes, sir. चलो Thank you, sir. नायक जी, बाय बाय। हाँ, ओके Bye. ओके ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, ठीक है, थैंक यू। वेलकम।